हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा एपिसोड है वो क्रिप्टो करेंसीज और इक्विटी मार्केट के बीच की के ऊपर एक डिस्कशन को लेकर है। बिकॉज़ क्रिप्टो करेंसीज के अंदर में जो वेल डिस्ट्रक्ट हुई हैं उसका क्या स्पिल ओवर इफेक्ट इक्विटी मार्केट पे हो सकता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसा लगता है वो, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में बेसिक एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। बिकॉज़ क्रिप्टो करेंसीज़ जो हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट उन्होंने गैदर किया। एज बीच में क्रिप्टो करेंसीज़ जो हैं उसको लेकर काफ़ी सारी अपनी नैरेटिव्स चली। वन ऑफ द नैरेटिव्स इज़ कि क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी यूज़ किया जा सकता है अक्रॉस द कंट्रीज़। बट करेंसी का हम जानते हैं कि किसी भी करेंसी की जो वैल्यू होती है वो बहुत किसी न किसी चीज़ से बैक्ड होती है या किसी अथॉरिटी से बैक्ड होती है। बट क्रिप्टो करेंसी के केस में ये मिसिंग था। कई लोगों ने इसको एज अ इन्फ्लेशन हेज का नैरेटिव बनाकर पेश किया। बट 2020 में हमने देखा कि जिस तरीके से इक्विटी मार्केट अक्रॉस द ग्लोब फॉल हुई ड्यू टू कोविड, क्रिप्टोज़ के अंदर में भी उसी तरीके से काफ़ी फॉल हुआ। तो इसकी कोरिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अब अभी इन्फ्लेशन के काफ़ी डेटा पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं अक्रॉस द मल्टीपल कंट्रीज़, तो उसके हिसाब से क्रिप्टो करेंसीज़ की वैल्यू काफ़ी गिरी। तो ये कहना कि इन्फ्लेशन हेज की तरह ये काम करेगा, वो भी एक नैरेटिव जो है फेल कर गया। क्रिप्टो करेंसीज़ के केस में अगर हम देखें, तकरीबन 2017-18 के बाद जब उनकी मार्केट कैप जो थी तकरीबन $620 बिलियन थी, उसके बाद अक्रॉस द ऑल क्रिप्टो करेंसीज़ वो नियरली $3 ट्रिलियन तक पहुंच गई। बट अभी रिसेंट जो करेक्शंस हुए हैं पूरे क्रिप्टो करेंसीज स्पेस के अंदर में, वो $3 ट्रिलियन से बैक टू 2017 लेवल $680 बिलियन पे आ गए हैं। तो काफ़ी वेल डिस्ट्रक्ट हुआ है वहाँ पे, मैसिव डिस्ट्रक्शंस हुई हैं वेल्थ की। तो चूँकि हम ये जानते हैं कि सारी जो एसेट क्लासेस हैं आज के डेट में सभी काफ़ी इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, काफ़ी कनेक्टिविटी हाई होती है। एसेट क्लासेस का जो मनी फ्लो है उसकी कनेक्टिविटी कहीं एक दूसरे से, इंटरकनेक्टेडनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बात जो है तभी उठती है कि क्या इसका स्पिल ओवर इफेक्ट इक्विटी के ऊपर आ सकता है। कई बार क्या होता है, कई इवेंट्स होते हैं जिनके जो स्केल है उसको पकड़ पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि ये किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और डोमिनो इफेक्ट किस तरीके से आ सकता है। अगर हम सब प्राइम क्राइसिस की बात करें तो 2007 में जो सब प्राइम क्राइसिस यूएस के अंदर में हुआ था, तो पर्टिकुलरली वो हाउसिंग से रिलेटेड था। इक्विटी मार्केट काफ़ी दिनों तक इस चीज़ को इग्नोर करती रही। उनको लगा एक लिमिटेड पॉकेट के अंदर में ये सारी चीज़ें कैप्चर्ड हैं, तो शायद वो पूरे इक्विटी मार्केट को नहीं डिस्टर्ब कर पाएँ। यहाँ तक कि जो उनके उस समय के फेड चेयरमैन थे बेन बर्नाकी, उनका भी सेम लाइन ऑफ थॉट था, उन्होंने भी इसी तरीके से सोचा था। बट वो स्पिल ओवर इफेक्ट आया और 2007 में हमने देखा कि कई बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो क्रैश कर गए। इनफैक्ट ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया मल्टीपल अक्रॉस कंट्रीज़ के अंदर में, और लगभग सारे एसेट जो हैं वो काफ़ी वेल डिस्ट्रक्शन हुआ वहाँ पे। तो ये तब इसी पॉइंट की वजह से क्रिप्टो करेंसीज़ का इक्विटी मार्केट पे अभी जो चल रही है काफ़ी वेल डिस्ट्रक्शन, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमको ये जानना ज़रूरी हो जाता है। अभी जो है क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर में हमने देखा कि काफ़ी वेल डिस्ट्रक्ट हुआ। टेरा, लूना, सारी कई ऐसी क्रिप्टो करेंसीज़ ने काफ़ी ज़्यादा वेल डिस्ट्रक्ट किया। इवन 99.9% तक वो चले गए, ख़त्म हो गए। उसके बाद जो बिटकॉइन है वो ऑब्वियसली सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो है। उसके अंदर तकरीबन 40% का लगभग जितने भी क्रिप्टोज़ के मार्केट कैप थे उसके अंदर में उसका कंट्रीब्यूशन था। तो अभी इक्विटी मार्केट से क्या इनका लेना देना है, उसको जानने के लिए पहले हमको कोरिलेशन को समझना होगा। पैंडेमिक के पहले जो था इनका कोरिलेशन जो था बिटकॉइन और इक्विटी मार्केट है उसके बीच में 0.01 का था, यानी वो कोरिलेटेड नहीं थे, हाईली कोई कोरिलेशन नहीं था वहाँ पे, दोनों अपनी तरह से मूव करते थे। बट मतलब आफ्टर पैंडेमिक जो है वो कोरिलेशन बढ़ गया, 0.34 के अराउंड आ गया। तो कहीं ना कहीं ये हाईली कोरिलेटेड हो गए। और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि बिटकॉइन एज अ रिस्क एसेट लोग परसीव कर रहे थे उसको, और उसके बाद कोरिलेशन हाई होने की वजह से वो जिस तरीके से इक्विटी मार्केट परफॉर्म करती है ग्लोबली उसी तरीके से वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी जो सेंट्रल बैंक्स ने टाइटनिंग स्टार्ट करी है, क्वांटम बैलेंस शीट अनवाइंडिंग स्टार्ट करी है, उसका इम्पैक्ट हम क्रिप्टो स्पेस में देख सकते हैं। हाँ, उसके टेक्नोलॉजी के यूज़ केसेस हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसके यूज़ केस अपने हैं। अभी वेब 3 को लेके भी काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस बढ़ी थी, एक न्यू टेक्नोलॉजी, नया होराइजन
नया अरेना एक्सप्लोर करने का चीज़ था, बट वो सारी चीज़ें फ़िलहाल के लिए अभी डिसरप्ट हो गई हैं। तो उसमें जो हाई कोरिलेशन होने की वजह से हमें लगता है कि क्या यह स्पेस देखना ज़रूरी है कि क्या कितना डोमिनो इफेक्ट आ सकता है, कितना कंटेंजन इफेक्ट अदर एसेट क्लासेस पे आ सकता है ड्यू टू इंटरकनेक्टेडनेस। तो हमने अभी देखा कि काफ़ी मल्टीपल अक्रॉस मल्टीपल कमोडिटी जो के अंदर में भी फॉल हुआ, कई में भी ये कोरिलेट करना डिफ़िकल्ट है कि कितना पार्ट उसके अंदर क्रिप्टो वाले का था, बट बहुत सारे हेज फंड जो वहाँ पे एक्सपोज थे, जैसे हमने देखा कि 3 Arrow जो हेज फंड है उसने डिफ़ॉल्ट किया। कोरिया के अंदर में भी हेज फंड ने जो लूना के ऊपर शॉर्ट किया था, वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो मेन स्ट्रीम मार्केट्स हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट डालती है, वो सारे फंड के कनेक्टेडनेस की वजह से। बट अभी इक्विटी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बातें कर लेते हैं। इक्विटी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अच्छी चीज़ इस बार ये रही क्रिप्टो करेंसीज़ के केस में कि अपने जितने भी ग्लोबल बैंक्स हैं उनका एक्सपोजर बहुत ही कम है क्रॉस क्रिप्टो स्पेस, बहुत ही कम है। द हाईएस्ट इज़ 380 मिलियन जो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड का है। ये एक बहुत ही रिलीफ वाली बात है कि इस बार कोई सा भी बैंक बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं है क्रिप्टो स्पेस को लेके, तो बहुत ज़्यादा डैमेज स्पिल ओवर इफेक्ट नहीं आएंगे उन अपनी मेन स्ट्रीम सिस्टम के अंदर में। दूसरी चीज़ ये है कि जो अगर उनके टियर 1 कैपिटल के हिसाब से देखें तो सारे लगभग जितने बैंकों का एक्सपोजर है क्रिप्टो स्पेस के ऊपर तकरीबन 1% से नीचे का ही है। एक BNY मेलन ही है जिसका 1.6% से के अराउंड है, तो बहुत ज़्यादा उनके टियर 1 कैपिटल को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। लिक्विडिटी जो बैंक्स की है वो काफ़ी अच्छी है, तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट आने के प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी लो लग रहे हैं ऑन इक्विटी मार्केट। क्रिप्टो स्पेस के और इक्विटी मार्केट के इंटर रिलेशन का जो डिस्कशन था कि हमारे अंदर जो फियर आती है कि क्रिप्टोज़ में इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं पैसे, हेज फंड काफ़ी सारे क्रैश हो रहे हैं, कई न्यूज़ हेडलाइंस होती है, तो हमारे मन में ओरिजिनली ये चीज़ें आती हैं कि क्या ये चीज़ हम इक्विटी के पर्सपेक्टिव से देख पाना सही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उनकी कोरिलेशन थी ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ डिस्कस होनी चाहिए, टेबल पे आनी चाहिए। बट सिंस बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं है क्रिप्टो स्पेस के अंदर में बहुत सारे बैंक्स और ये सारी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग फॉर द टाइम बिंग तो नहीं लगता जब तक कि कोई न्यू डेटा पॉइंट्स नहीं आते। इस तरीके से जो अभी जो पब्लिक डोमेन में डेटा पॉइंट्स है उससे तो बहुत ज़्यादा स्पिल ओवर इफेक्ट इक्विटी मार्केट के ऊपर आता हुआ नहीं दिखता है। तो आज का हमारा एपिसोड जो है वो इसी को लेकर था। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।